जरा सोचिए कि चिकित्सा विज्ञान की जो सबसे बड़ी सफलता है वो ही किसी इंसान की सबसे बड़ी सजा बन जाए तो। ये सच में एक बहुत ही डरावना विचार है। बिल्कुल। मतलब मशीनें आपको मरने नहीं दे रही हैं और असहनीय दर्द आपको शांति से जीने नहीं दे रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु। हाँ, जिसे हम आम बोलचाल में दया मृत्यु भी कहते हैं। सही कहा। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि जब जिंदगी सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन जाए ना, तो वहाँ कानून और हमारी नैतिकता ये सब कैसे आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इच्छा मृत्यु का सीधा सा मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु देना जो ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। मतलब अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। हाँ, और इसी को सम्मान के साथ मरने का अधिकार या राइट टू डाई विद डिग्निटी कहा जाता है ना। जी, इसका मूल उद्देश्य ही उस इंसान को दर्द से मुक्ति दिलाना है, क्योंकि जब विज्ञान भी हार मान ले तो। हाँ, राइट टू डाई विद डिग्निटी। इस बात पर मुझे ना एक पुरानी किताब की याद आ गई। अच्छा, कैसी किताब? जिसे मान लीजिए कोई बहुत ही शानदार किताब रही हो कभी, लेकिन अब उसके आखिरी पन्ने पूरी तरह से फट चुके हैं, अक्षर भी मिट गए हैं। समझ रहा हूँ। तो अब उन पन्नों को जबरन पलटने की कोशिश करना तो सिर्फ उस किताब को और नुकसान पहुंचाना हुआ ना। क्या उस किताब को मतलब सम्मान के साथ बंद करने की इजाजत देना ही सच्ची मानवीय संवेदना नहीं है? अरे री, बहुत ही सटीक तुलना की आपने। क्योंकि यहाँ मेरा मानना है कि मुख्य बात सिर्फ जीवन को समाप्त करने की नहीं है, बात उस इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी की रक्षा करने की है। बिल्कुल, गरिमा बहुत जरूरी है। हाँ, जब किसी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ पीड़ा बची हो ना, और विज्ञान के पास कोई इलाज ना हो, तो उस दर्द को जबरदस्त खींचना एक तरह से उस इंसान की गरिमा का हनन है। और यहीं पर मुझे लगता है कि स्थिति बहुत उलझ जाती है, क्योंकि जब हम इन भावनाओं से निकलकर भारत के कानूनों की तरफ देखते हैं तो वो बहुत सख्त है। हाँ, भारत में नियम काफी कड़े और स्पष्ट हैं इस मामले में। वही तो, मतलब एक तरफ सक्रिय इच्छा मृत्यु या जो एक्टिव यूथेनेशिया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन दूसरी तरफ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया, उसको कुछ खास परिस्थितियों में अनुमति मिली हुई है। जी, बहुत ही सीमित मामलों में। तो मैं यही सोच रही थी कि जब दोनों ही स्थितियों का अंतिम परिणाम मौत ही है, तो फिर एक अपराध और दूसरा जायज कैसे हो गया? ये भेदभाव क्यों है भाई? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसका जवाब इस बात में छुपा है कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कानूनी रूप से देखें तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर जानबूझकर कोई कदम उठाते हैं, कोई बाहरी तत्व देते हैं, जैसे कोई घातक इंजेक्शन या दवा देना। बिल्कुल। तो कानून की नजर में ये हत्या की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु का सीधा कारण वो दवा है। आप सीधे जीवन को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो सक्रिय में सीधे तौर पर जीवन खत्म किया जा रहा है। जी, लेकिन अगर हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो वहां डॉक्टर सीधे तौर पर मौत नहीं दे रहे हैं, वो बस उस कृत्रिम सहारे को हटा रहे हैं। जैसे वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट मशीनें। हाँ, जो मशीनें मौत का रास्ता रोके खड़ी थीं, तो डॉक्टर सिर्फ उस रुकावट को हटाते हैं, जिसके बाद जो बीमारी है और प्रकृति है वो अपना काम करती है। ओह, समझ गई। तो इसे मौत देने की बजाय प्रकृति को अपना काम करने देने के रूप में देखा जाता है। एकदम सही। तो ये सिर्फ एक मेडिकल फैसला नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि हम इंसान के रूप में जीवन और मृत्यु को कैसे देखते हैं। सच में ये हमारी नैतिकता, कानून और मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही उलझा हुआ संगम है। और पता है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, ये संगम और भी ज्यादा जटिल होता जाएगा। हाँ, आज तो तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। बिल्कुल। आज हम लोगों को मशीनों के सहारे दशकों तक जिंदा रख सकते हैं। तो ऐसे में एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या भविष्य में प्राकृतिक मृत्यु और वो जो तकनीक के जरिए जीवन को जबरन खींचना है, उसके बीच की रेखा पूरी तरह से मिट नहीं जाएगी? और तब शायद समाज को इन सम्मान के साथ मरने वाले कानूनों को पूरी तरह से दोबारा लिखना पड़े। जी, इस पर सबको विचार करना चाहिए। ये सच में सोचने वाली बात है। सवाल वही रह जाता है कि क्या उस फटी हुई किताब को जबरन खुला रखना विज्ञान की महान जीत है या किसी इंसान के शांति से विदा लेने के अधिकार को छीनना। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं।